आईना टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है और कंपनी में इसका क्या महत्व है। कंपनी अधिनियम 2013 का ये हमारा टॉपिक है जो कि LLB की एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। पार्षद सीमा नियम क्या है? ये किसी भी कंपनी का प्रधान प्रपत्र होता है। किसी भी कंपनी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कंपनी इसके बिना रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। इसको कंपनी की जीवनदायी प्रपत्र भी कह सकते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 धारा 2 उपधारा 28 पार्षद सीमा नियम को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सीमा नियम से आशय कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियमों अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से निर्मित किए गए अथवा समय समय पर परिवर्तित किए गए हैं। यानी पार्षद सीमा नियम क्या है? तो सीमा नियम वो है जो कि इस पार्षद कंपनी का जब निर्माण किया गया है तब इस कंपनी के साथ कुछ नियम बनाए गए हैं या फिर इस कंपनी से अधिनियम के पहले जो नियम बनाए गए थे एक कंपनी की स्थापना के लिए, तो उस नियम से इसका मतलब है या फिर समय समय पर जो परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 के बाद 2013 का 2002 का ऐसे कुछ परिवर्तन होते गए हैं। तो उन परिवर्तनों सहित जो सीमा नियम होते हैं उनको कहा जाता है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम जो है मौलिक किंतु महत्वपूर्ण जानकारी से भरे हुए होते हैं। अतः इसे कंपनी का संविधान भी कहा जाता है। इसे लोक प्रपत्र के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। ये अंशधारकों, लेनदारों और उन सभी लोगों को जो कंपनी से जुड़े हुए हैं सभी लोगों को योग्य बनाता है कि वह ये जानकारी प्राप्त कर सके कि उनकी क्या शक्तियां हैं और उनकी गतिविधियां कहाँ तक विस्तृत हैं। सीधे से शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है एक कंपनी के निर्माण के लिए। और इसमें कंपनी के जितने भी अंशधारक होते हैं, लेनदार होते हैं, कंपनी से संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि वो कंपनी में क्या कर सकते हैं, उनको कंपनी द्वारा क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और कहाँ तक वो कार्य कर सकते हैं। पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री की अगर हम बात करें, धारा 13 पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री का वर्णन करती है। प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निम्न विवरण का होना आवश्यक है। जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं वो अब हम आपको बताने जाने वाले हैं। पहला है कंपनी का नाम, जिसको कि नाम वाक्य भी कहा जाता है। और दूसरा है पंजीकृत कार्यालय यानी स्थान वाक्य। तीसरा है उद्देश्य यानी कि उद्देश्य वाक्य। चौथा दायित्व यानी कि दायित्व वाक्य। 5 है पूंजी यानी पूंजी वाक्य। और 6 है सदस्यता यानी संघ या अभिदाता वाक्य। ये दोनों मैं इसलिए दे रही हूँ कि कई बार आप जिस बुक में से, गाइड में से, जहाँ भी पढ़ेंगे, अगर इसकी जगह ये शब्द दिया है या एग्जाम में कभी पूछा गया शॉर्ट नोट्स में तो आप कंफ्यूज ना हो। पहला जो वो है उसका टॉपिक, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं नाम वाक्य। प्रत्येक कंपनी को सावधानी पूर्वक उसका नाम चुनना आवश्यक होता है। एक कंपनी का निर्माण जब आप करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है? उस कंपनी का नाम, जिससे कि उसको जाना जाएगा, क्योंकि ये सब कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। आप कंपनी आपकी तभी बनती है जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो। यानी आप कंपनी को कहाँ ले जाओगे? रजिस्ट्रार के पास ले जाओगे। तो वहाँ पर कंपनी का नाम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। सीमित दायित्व वाली कंपनी के मामले में शब्द सीमित
यह प्राइवेट मर्यादित नाम के साथ जोड़कर लिखा जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसके दायित्व सीमित है, तो फिर वहाँ पर सीमित या प्राइवेट मर्यादित नाम के उस कंपनी के आगे जोड़ा जाना चाहिए। आगे ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि नाम जो है अवांछनीय ना हो, पहले से ही विद्यमान कंपनियों के समान ना हो, यानी वो नाम ऐसा ना हो कि जो पहले से ही किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। जैसे अगर आप अपनी कोई कंपनी बनाती हैं और उसका नाम आप रखते हैं बजाज, तो बजाज नाम से ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आपको ये देखकर नाम रखना है कि उस नाम की कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड ना हो। केंद्र सरकार को भी ये अधिकार है कि वह कंपनी द्वारा प्रस्तावित नाम को अस्वीकार कर सकती है यदि कंपनी धारा 20 के अंतर्गत प्रावधानित की अवहेलना करती है। तब उस कंडीशन में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं आप कंपनी के नाम में, तो आप कैसे कर सकते हैं? कंपनी अधिनियम की धारा 21 से 23 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी किसी भी समय अपना नाम परिवर्तित कर सकती है। कैसे? एक संकल्प पारित करके और लिखित रूप में केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि उसी नाम की कोई दूसरी कंपनी पहले से ही विद्यमान है, तब एक साधारण संकल्प पारित करके और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त करके अथवा परिवर्तित नाम की सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर दी जानी चाहिए ताकि वह तदनुसार प्रमाण पत्र जारी कर सके। अगर कंपनी का आपने निर्माण कर लिया है, कंपनी का नाम भी आपने रख लिया है, लेकिन आप उस कंपनी के नाम को परिवर्तित कराना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन के अंदर, जब आपने आवेदन किया है उससे 30 दिन के भीतर आपको कंपनी का नाम वहां देना होगा ताकि वो आपको प्रमाण पत्र इशू कर सके। सेकंड, स्थान वाक्य यानी रजिस्टर्ड कार्यालय। इसमें कंपनी के अपने पंजीकृत राज्य कार्यालय का उल्लेख जरूरी है। प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक पंजीकृत कार्यालय होना आवश्यक होता है, यानी एक स्थान तो कंपनी का होना चाहिए जहां पर कि अगर कोई वाद का मसला है तो वाद लगाया जा सके, कोई लेटर भेजना हो तो लेटर भेज सके। एक स्थान अगर निश्चित होगा कि कंपनी का कार्यालय यहाँ पर स्थित है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आने जाने में आसानी हो जाएगी। जैसे रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से ही अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो वो किस पते पर भेजेगा? तो आपको एक रजिस्ट्रेड कार्यालय होना चाहिए। अगर इस रजिस्ट्रेड कार्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी आपने एक ऑफिस तो ले लिया लेकिन अब आप चाहते हो कि इसको परिवर्तन कर दें, दूसरी जगह ले लें, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के उसी शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होने की स्थिति में कंपनी बोर्ड द्वारा पारित संकल्प ही पर्याप्त होता है। यानी कंपनी बोर्ड, जो उसका बोर्ड बना होता है, वो एक संकल्प पारित कर देते हैं कि हम पता चेंज कर रहे हैं, किंतु इस परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष पहुंचना जरूरी है। सूचना कैसे? अगर आपने एक बोर्ड की मीटिंग रखी है, बोर्ड की मीटिंग में आपने डिसाइड करा है कि हमारा जो कार्यालय है इसका स्थान हम चेंज कर रहे हैं, दूसरी जगह इस कार्यालय को शिफ्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपकी वो मीटिंग हुई है ऑन रिकॉर्ड, उस तिथि से 30 दिनों के भीतर आपको रजिस्ट्रार के पास ये सूचना भेजनी है कि आपने पता, एड्रेस कार्यालय का चेंज किया है। यदि कार्यालय उसी राज्य में एक शहर से दूसरे शहर को स्थानांतरित होता है, तो मर्यादा के भीतर एक विशेष संकल्प पारित होने की आवश्यकता है और रजिस्ट्रार के 30 दिन के भीतर सूचित करना अनिवार्य है। यानी एक शहर से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, या अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो तो भी 30 दिन के भीतर आपको सूचना देनी है। और इसका तीसरा बिंदु है उद्देश्य वाक्य। कोई भी कंपनी इसके अंतर्गत अपने उद्देश्य के बिना कोई व्यवसाय नहीं चला सकती है। किसी भी तरह से ये वर्णित सीमाओं को पार करता है तो इसे अधिकालातीत और शून्य माना जाएगा। अगर अपने उद्देश्यों से हटकर कंपनी कोई काम करता है तो फिर उसको शून्य माना जाएगा।
इस नियम का उद्देश्य कंपनी के सदस्यों, लोगों और लेनदारों को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी एक कंपनी का जब निर्माण किया जाता है तो उसको कुछ उद्देश्य के लिए किया जाता है। उस उद्देश्य को आप कैसे प्राप्त करोगे, इसका भी डिटेल आपको देनी होगी पार्षद सीमा नियम में। उद्देश्य को बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला, उद्देश्य अवैधानिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उद्देश्य है वो लीगल होना चाहिए। इसी तरह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो कंपनी के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग ही आपके उद्देश्य होना चाहिए। इन्हें लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और तनिक भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी विस्तृत होने चाहिए। तो कंपनी में जो है मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए और अन्य उद्देश्य भी होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, विस्तृत रूप से होना चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, विधि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप उद्देश्य में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो पार्षद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से उद्देश्य में परिवर्तन संभव है, लेकिन अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। धारा 17(1) एक सूची निर्धारित करती है जिसके आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है। व्यापार को और अधिक मितव्ययिता या कुशलता से चलाने के लिए, नई खोज और तकनीकों के उपयोग के लिए, व्यवसाय के भौगोलिक विस्तार की संभावना के लिए, अनुपयोगी उद्देश्यों को कम करने हेतु, कंपनी को पूर्णतः या आंशिक समाप्ति के लिए, अन्य कंपनी या व्यक्तियों के निकाय के साथ सम्मिलन हेतु, आम सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके परिवर्तन संभव होता है और इसकी सूचना जो है रजिस्ट्रार को 30 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तो अब कौन कौन सा परिवर्तन आप कर सकते हैं वो हमने बता दिया है। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं हम, दायित्व वाक्य पे। इसके अंतर्गत कंपनी के सदस्यों की जो देयता है, जो दायित्व है, उसकी प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता को स्थान दिया गया है। किसका कितना दायित्व होगा? कंपनी का दायित्व सीमित या असीमित हो सकता है। सीमित दायित्व वाली कंपनी के मामले में दायित्व में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व सीमित है। अगर कंपनी सीमित दायित्व की है तो जो कंपनी के सदस्य हैं उनका दायित्व भी सीमित होगा, लेकिन अगर कंपनी का दायित्व असीमित है तो उसके सदस्यों का दायित्व भी असीमित होगा। ये सीमित दायित्व और अंश द्वारा, ये गारंटी द्वारा सीमित होते हैं और असीमित दायित्व के मामले में पार्षद सीमा नियम में इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होता है। अगर इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो दायित्व में बढ़ोतरी के विषय में इसमें परिवर्तन तभी संभव होता है जब सभी सदस्य इस हेतु लिखित में अपनी सहमति दे देते हैं। किसी भी मामले में दायित्व में कटौती अस्वीकार नहीं होगी। पांचवा है पूंजी वाक्य। सभी अंश पूंजी वाली कंपनी में अंशों के विभाजन का विवरण होना चाहिए। केवल अंश पूंजी वाली सीमित दायित्व वाली कंपनी के दस्तावेज में इसको सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है। पूंजी कंपनी की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। कौन? पूंजी वाक्य। ये निर्धारित करता है कि कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा अंश पूंजी को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस पूंजी को पंजीकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी या सांकेतिक पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन करने की प्रोसेस क्या होगी? यदि पार्षद अंतर्नियम कंपनी पूंजी में परिवर्तन करने की अनुमति देता है तो कंपनी उसकी पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। इसे करने के लिए साधारण ये विशेष प्रस्ताव पारित करने होते हैं और निम्नलिखित मामले में एक साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। जो मामले मैं बता रही हूँ इनको में अगर परिवर्तन करना हो तो केवल एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से ही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर और कोई मसला है तो फिर विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। तो कौन से मामले हैं? नए अंश जारी करके अंश पूंजी में वृद्धि के मामले, विद्यमान अंशों की यानी जो अंश अभी मौजूद है उनकी बड़ी या छोटी राशि के एकत्रीकरण
या विभक्तिकरण यानी उनको इकट्ठा करना या उनको भागों में विभाजित करना हो तो पूरी तरह से भुगतान किए गए अंशों का स्टॉक या इसके विपरीत में रूपांतरण होने पर, यानी जो पूरी तरह से भुगतान कर दिए गए अंश या तो उसको स्टॉक में रखना या इसको अलग अलग रूपों में विभाजित करना, असंतुष्ट अंशों को रद्द करने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित करके और इसके लिए पुष्टिकरण प्राप्त करके पूंजी को कम करने के लिए परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी कंपनी की पूंजी में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है उसको हमने समझ लिया है। हमारा पॉइंट है संघ या अभिधान वाक्य। अंतिम खंड में एक कंपनी खोलने की अपनी इच्छा के बारे में ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा घोषणा शामिल होती है। इसमें योग्य अंश यदि कोई हो उसको धारण करने की इच्छा भी शामिल है एवं इसमें व्यक्तियों के विवरण उसके हस्ताक्षर सहित प्रमाणित प्रतिलिपियां भी शामिल है। यानी यहाँ पर क्या है अपने 6 वाले पॉइंट में कि जितने भी जो कंपनी में व्यक्ति हैं, अगर हम सीधे से कहें तो सदस्यता, तो जितने भी सदस्य इसके अंदर शामिल हैं उन सदस्यों को अपने कार्यों की घोषणा करना, वो कितने अंश उन्होंने धारण कर रखे हैं और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रमाणित कॉपियाँ, उनके हर डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर, ये सब उनको वहाँ पर सम्मिलित करना होते हैं। और इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना ज़रूरी है और निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य का होना ज़रूरी है। पार्षद सीमा नियम का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पार्षद सीमा नियम का क्या महत्व है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या महत्व है। वास्तव में पार्षद सीमा नियम कंपनी की नींव होता है। कंपनी का निर्माण जो है वो पार्षद सीमा नियम से ही होता है, क्योंकि जब आप कंपनी का निर्माण करते हो तो कंपनी का नाम, उसका ऑफिस का नाम, उसके सदस्य, उसके उद्देश्य सभी तो आपको पार्षद सीमा नियम में मिलते हैं। तो पार्षद सीमा नियम को अगर कहें तो इसी से एक कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी के जीवन काल में इसका बहुत महत्व है क्योंकि वह कंपनी का अनिवार्य प्रलेख है, मतलब कंपलसरी ये प्रपत्र है, ये होना ही चाहिए एक कंपनी के निर्माण के समय। ये कंपनी के निर्माण का आधार होता है, इसके बिना कंपनी की स्थापना नहीं की जा सकती है। ये कंपनी का कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है, इसमें कंपनी के अधिकारों का वर्णन रहता है, इसके द्वारा जनता को कंपनी के बारे में समस्त जानकारी दी जाती है और ये माना जाता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम लिखी गई बातों की जानकारी है। ये बाहरी व्यक्तियों के साथ के संबंधों का आधार भी होता है। तो महत्वपूर्ण प्रलेख होने के कारण इसमें सरलतापूर्वक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो हमने आज के वीडियो में कंपनी के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम क्या होता है उसको देखा है और कंपनी में पार्षद सीमा नियम का क्या महत्व है इसको भी समझा है। ये क्वेश्चन हमेशा लॉ की जो LLB के स्टूडेंट है उनकी कंपटीशन, उनकी जो परीक्षा है उसमें तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए।